हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज अल्कोहल फिनॉल ईथर का सेकंड वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वही पैटर्न रहेगा, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट पर वन बाय वन एक एक क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ हम सॉल्व करेंगे। और ध्यान रहे, ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप अपने 12th बोर्ड के रिजल्ट को बहुत अच्छा ले जाना चाहते हो तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं है। प्रॉपर वीडियो को देखना, इसका एक एक कॉन्सेप्ट बताया जो जाएगा उसको यूटिलाइज करना। सो लेट्स बिगिन। तो गाइज यहां पर हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट अल्कोहल फिनॉल ईथर का, पहले टू कॉन्सेप्ट्स पर फर्स्ट वीडियो रिलीज हो चुका है। अब सेकंड वीडियो जिसमें थर्ड कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। थर्ड कॉन्सेप्ट ये नोट करना जरूरी है आप लोगों के लिए। यहां पर हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने गलती करी है कि आपने ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल को इग्नोर करा तो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर करा है। हम लोगों को टारगेट करना है हर चैप्टर से 100% मार्क्स स्कोर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपकी शीट में, डिस्क्रिप्शन में शीट है यार, ये बताना भूल गया था मैं, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जो कि फर्स्ट वीडियो से दिया था और आगे तक देता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसमें आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, which of the following isomer is more volatile, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो यार, ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल पे क्वेश्चन बनता है, और क्यों बनता है मैं इसका रीजन बता रहा हूं। तो आपका क्वेश्चन ये है, which of the following isomer is more volatile, ऑर्थो और पैरा। मैं आप लोगों को एग्जैक्टली एक बात बता दूं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। अगर किसी वजह से आपसे शीट डाउनलोड नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बोल भी रहा हूं तो आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वोलेटाइल इन बिटवीन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो देखो यार, होता यह है कि ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है बिकॉज फिनॉल पे ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2 और सेकेंड पोजिशन ऑर्थो होती है, हम जानते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन OH का और NO2 का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है जिसमें होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल, आप देख सकते हो ना, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलिए पैरा देखते हैं, फिर इसके रीजन पे आते हैं। पैरानाइट्रोफिनॉल बेसिकली कुछ ऐसा होगा। पैरानाइट्रोफिनॉल में कहीं से भी हम लोगों को मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो चलो एक और पैरानाइट्रो बनाकर देखते हैं। अब आप ये देख सकते हो कि पैरानाइट्रोफिनॉल में फर्स्ट पैरानाइट्रोफिनॉल में फर्स्ट पैरानाइट्रोफिनॉल के OH का हाइड्रोजन और सेकंड पैरानाइट्रोफिनॉल के NO2 का ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह ये पीछे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इसी तरह आगे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो n नंबर ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होंगे और ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो भी इस क्वेश्चन का आंसर है, जो भी इसका रीजन है, वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएटेड है। तो बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, अगर बॉइल कर रहे हो आप तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जिससे वो अकेला ही है, सिंगल है। पैरानाइट्रोफिनॉल आपस में कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और इनकी वोलेटाइल नेचर कम होता है। ये लेस वोलेटाइल हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और ये है मोर वोलेटाइल, ये ज्यादा वोलेटाइल होते हैं
ये मोर वोलेटाइल है क्योंकि इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ऑब्वियस सी बात है, जब मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूंगा तो जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो आप दो तरह के क्वेश्चन देखते हो, एक क्वेश्चन आता है वोलेटाइल पर और एक क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ध्यान रखना, सेम लॉजिक लगेगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पैरा वाले का ज्यादा होता है, क्योंकि पैरा में मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने आंसर बोला है वो आप नोट कर लो, प्रॉपर नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, आपकी शीट में लिखा हुआ है और मैं बोल भी रहा हूं तो नोट कर सकते हो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो वाले का बॉइलिंग कम होता है, पैरा का ज्यादा होता है। अभी मैंने बताया था यार, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जिससे वो ज्यादा वोलेटाइल होगा और लेस बॉइलिंग पॉइंट। पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, अभी मैंने बताया था। स्ट्रक्चर बनाना मत भूलना। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन यूजिंग ओलियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली मुझे करना यह है कि मुझे फिनॉल बनाना है फ्रॉम बेंजीन, फिनॉल फ्रॉम बेंजीन यूजिंग ओलियम। यार ओलियम क्या होता है तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ओलियम एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि ओलियम जो है वो H2S2O7 है ओलियम, जिसे आप पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हो। और ओलियम को अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2SO4 प्लस SO3। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन जहां भी जाएगा वहां सल्फोनेशन करना पड़ेगा। सल्फोनेशन कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे पास बेंजीन है, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं बेंजीन से, ये बेंजीन है। बेंजीन का रिएक्शन ओलियम से कर रहे हैं। ओलियम बेसिकली है H2SO4 प्लस SO3, जिसे आप डायरेक्ट H2S2O7 भी लिख सकते हो। और H2SO4 और SO3 का जुड़ना कहलाता है सल्फोनेशन। ध्यान रखना, बिल्कुल मिस्टेक मत करना। हम लोग अगर चाहें तो H2SO4 को ऐसे भी लिख सकते हैं HOSO3H। तो जब रिएक्शन होता है तो बेंजीन निकालता है रिएक्शन करने के लिए अपना एक बॉन्ड, और बॉन्ड निकलने का मतलब है सीधे सीधे हाइड्रोजन का निकलना। यहां के हाइड्रोजन को ये वाला OH अपने साथ कंबाइन कर लेगा तो बन जाएगा H2O, एंड फाइनली हमारे पास बच रहा है SO3H, और SO3H का जुड़ना सल्फोनेशन है। ये बेंजीन था, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन मुझे बेंजीन सल्फोनिक एसिड थोड़ी चाहिए, मुझे चाहिए फिनॉल। अब मैं यूज करूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पहले जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करोगे तो यहां का H विद दिस OH बन जाएगा H2O, और इस हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा सोडियम। तो ये बन जाएगा, ये बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नाम याद रखना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। और अगेन मैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराता हूं NaOH। बैलेंसिंग के लिए 2 NaOH लेता हूं। तो सबसे पहले ये ग्रुप निकल रहा है। अगर आप ध्यान दो तो ये जो ग्रुप है इसमें 2 सोडियम और SO3 है, मतलब ये निकल जाएगा Na2SO3। इसके बाद दिस OH विद दिस हाइड्रोजन, ये निकल गया H2O।
मेरे पास SO3Na निकल गया Na2SO3 बनकर, और ये OH इस H के साथ निकल गया। फाइनली मेरे पास दो ही चीजें बच रही हैं और वो साफ दिख रहा है, बेंजीन बच रहा है और NaO बच रहा है। तो जब बेंजीन पर NaO जोड़ते हैं तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। देखो यार, ज्यादातर लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं। वो ब्लंडर ये करते हैं कि सीधे NaOH को लिया और Na2SO3 निकाला, OH को भेज दिया यहाँ। गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता, लीस्ट रिएक्टिविटी शो करता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा रिएक्शन प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो हर बात जानता है, कहीं भी मार्क्स कम कर लेगा। फिर फाइनली सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद लास्ट स्टेप है जहां पर आप HCl का रिएक्शन करा के एसिडिफिकेशन कराते हो। दिस नेगेटिवली चार्ज सोडियम combines with this positively charged sodium combine with this negatively charged chlorine और NaCl निकल गया। फाइनली सोडियम की जगह ये हाइड्रोजन जाकर बैठ जाएगा और हमारी जो नीड थी कि हम बना दें फिनॉल, तो ये बन चुका है फाइनली फिनॉल। होपफुली दिख रहा हो, बिल्कुल दिख रहा है। तो इस तरह से बेंजीन से हमने फिनॉल बनाया। देखो यार, बेंजीन से फिनॉल बनाना भी अपने आप में एक टिपिकल प्रोसेस है, और वो भी तब जब आपको साफ बोला गया हो कि आपको ओलियम और NaOH यूज करना है। तो इसी प्रोसेस को आपको प्रॉपर फॉलो करना है, प्रैक्टिस कर लेना, भले ही 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिखना पड़े, लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो चलिए मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लो। हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें साफ लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। अगर गलती से शीट में ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा हो तो यहीं से आप देख लो, ये 4th क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट नंबर 3 का, फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। अगर यार ये 4 क्वेश्चन तुमने कर लिए तो तुम यकीन मानो तुम्हारा फिनॉल की प्रिपरेशन और O एंड P नाइट्रोफिनॉल से रिलेटेड कहीं का भी क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हारा आंसर 100% सही होगा। फिनॉल तैयार करना है फ्रॉम क्यूमीन। तो यार हम जानते हैं क्यूमीन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसे हम लोग फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बेसिकली क्यूमीन जो है वो ये कंपाउंड है। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा है इसे हम लोग क्यूमीन कहते हैं। तो क्यूमीन का सबसे पहले एयर ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है। तो क्यूमीन का जब आप एयर ऑक्सीडेशन करते हो तो क्यूमीन के दोनों ऑक्सीजन CH पे आकर जुड़ जाते हैं। तो ये बन जाएगा, ये बन गया क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब एक बार क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन गया तो इसको हम लोग मिनरल एसिड, नॉर्मली वीक एसिड लेते हैं, जैसे फॉस्फोरिक एसिड। बिल्कुल सही सुना आपने, फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बिल्कुल नहीं होता। तो मिनरल एसिड लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं, जैसे फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम इस कंपाउंड को थोड़ा सा भी हीट देते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्रुप निकल रहा है और ये ग्रुप है CH3COCH3, और हम लोग इस ग्रुप को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। CH3COCH3 ये बन गया प्रोपेनॉन या एसीटोन, और एसीटोन बनने के बाद बेंजीन और OH बच रहा है। तो सीधे आपस में दोनों बॉन्ड बनाएंगे, दोनों का एक ही सहारा है कि दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं और बेंजीन प्लस OH मिल जाएंगे। तो ये मिक्सचर, इस कंपाउंड का नाम होगा फिनॉल। इस तरह हम लोग क्यूमीन को कन्वर्ट करते हैं फिनॉल में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन का टॉपिक है, नोट कर लो। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कंप्लीट। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 4, और इसे पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4 को एक बार डिटेल में समझते हैं और उसके बाद उसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एक बार इसे समझ लो, इसके क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लोगे। क्या कॉन्सेप्ट नंबर 4 है तो आप देख लो, एल्कोहल फ्रॉम RMgX। RMgX हम सब जानते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। साथ में मैं यहां पे कवर कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर हमें अल्कोहल बनाना शुरू करते हैं ना ग्रिग्नार्ड से, तो हमें 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल भी मिलता है, सेकेंडरी भी मिलता है और टर्शरी भी मिलता है। कब, कहां और कौन सा अल्कोहल मिलता है ये जानना यार बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल मेथड बताऊंगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा।
मैं यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX ही ले रहा हूं, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस में हमें R बदलना होगा। ध्यान रहे R बदलेंगे लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं। यह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सपोज मुझे यहां पर बनाना है प्राइमरी अल्कोहल, तो थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल देता हूं। प्राइमरी अल्कोहल अगर बनाना है तो मैं यहां पर लेने वाला हूं फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज मीथेनल HCHO, और इस HCHO का सबसे पहले मैं रिएक्शन कराऊंगा RMgX के साथ। R यहां पे चेंज करते रहेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, बाद में वाटर का रिएक्शन करेंगे हम लोग। जब हम रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, ये आपने लिया है फॉर्मल्डिहाइड, जिसे मीथेनल भी बोलते हो। पहले सेम मॉलिक्यूल उठा के रख देता हूं, तो HCHO को मैं CH2O करके लिख दूं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही बात है, 1 कार्बन विद 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वही लिखा है मैंने। बस इतना करना यार तुम लोग, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस इतना करना कि यहां पे R की जगह जो भी ग्रुप है उस सीधे उस ग्रुप को उठाकर यहां कार्बन के पहले जोड़ देना, और वाटर का हाइड्रोजन हर बार लेना। वाटर का आप क्या लेने वाले हो? H। वाटर का H ले लोगे और उस H को लास्ट में ऐड कर देना। आप देख सकते हो मैंने यहां से R निकाल दिया, R को कार्बन से पहले जोड़ना है, H को लास्ट में जोड़ना है, और अब फाइनली आप देख सकते हो हमारे पास बन गया प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान रहे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। R में बदल बदल के अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको दिख जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर बच क्या रहा है यहां पर? अल्कोहल तो बन गया, बच क्या रहा है? तो बच क्या रहा है हमारे पास? सिंपल है, MgXOH। चाहो तो लिख दो, वरना इसकी कोई नीड नहीं है। MgX तो बच ही रहा था, उसके साथ OH भी अटैच हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराया और बन गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। याद कर लेना, फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनल प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। चलिए सेकेंडरी अगर बनाना है तो मैं यहां पर लेता हूं एनी एल्डिहाइड, कोई सा भी एल्डिहाइड चलेगा अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई सा भी एल्डिहाइड। तो चलिए मैं ले लेता हूं R-CHO एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। मुझे एल्कोहल बनाना है तो सबसे पहले मैं लेता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX और उसके बाद वाटर का रिएक्शन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल लिया है उसको एज इट इज उठाकर लिख दो, तो R-CHO को उठाकर लिख दिया। यहां से मैं निकालूंगा R की जगह जो भी कार्बन की चेन है उसको अटैच कर दिया यहां मैंने, और वाटर का सिर्फ H निकाला, उसको लास्ट में अटैच कर दिया। और अब आप देख सकते हो कि ये जो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। कुछ नहीं करना यार, बस R उठा लो ग्रिग्नार्ड का और वाटर का H उठा लो, और हर बार की तरह बचेगा क्या? MgXOH। तो यहां पर भी बचेगा MgXOH। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा। मुझे बनाना है टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल के लिए वही लेना तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, RMgX, उसके साथ H2O वाटर। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कोई भी एल्डिहाइड चलेगा, और टर्शियरी अल्कोहल के लिए सिर्फ और सिर्फ कीटोन चलेगा। तो मैं यहां पे कीटोन ले लेता हूं RCOR, ये कीटोन है। बेसिकली मुझे करना यह है कि जो भी मैंने कंपाउंड लिया है वो कंपाउंड एज इट इज लिख दूंगा। RCOR मैंने एज इट इज लिख दिया जो कीटोन था। अब यहां से मैं निकालूंगा R, ग्रिग्नार्ड का R, वो इस कार्बन से पहले जोड़ दूंगा, कार्बोनाइल के कार्बन से। यहां से H लेता हूं तो ये आ गया H, और अगर आप देख सकते हो तो आपको साफ नजर आ रहा है कि ये बन चुका है टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल। और बच क्या रहा है यार? यहां पर भी बच रहा है, बिना चेक करेगी भी लिख सकते हो, बच क्या रहा है? MgXOH।
तो इस तरह ग्रिग्नार्ड से आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल बना सकते हो। तो एक काम करते हैं ना यार, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। कॉन्सेप्ट 4 का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, शो हाउ यू विल सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ सुइटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। आपको एक कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड है CH3CH2OH। आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली मीथेनॉल का मतलब होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। मैं फॉर्मल्डिहाइड से कौन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराऊं जिससे ये वाला कंपाउंड मिले। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत इजी है। देखो यार, सबसे पहले एक बात बताओ, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो यहां तो फॉर्मल्डिहाइड बोल दिया गया, इनकेस अगर फॉर्मल्डिहाइड नहीं भी बोलते तो पता कैसे चलता कि ये क्या क्या रिएक्टेंट लिए हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, चेक करो क्या ये अल्कोहल 1 डिग्री है, प्राइमरी है? तो बिल्कुल प्राइमरी है। कैसे पता चला? OH जिस कार्बन से अटैच है, दिस CH2 इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद दिस CH। ये CH2 सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, इसके पीछे कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये CH2 डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है और ये है प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। मुझे एक बात तो कंफर्म है कि प्राइमरी अल्कोहल जब भी बनता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसका रिएक्शन कराते हैं HCHO से। क्या HCHO को ऐसे लिख सकता हूं, CH2O? तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो CH2, अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वाटर भी लेते हैं। पहले तो ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट ले लिया मैंने, CH2O। वाटर का जो हाइड्रोजन है उसको लास्ट में ऐड करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अब आप ध्यान दो, इतना ग्रुप मिल गया मुझे फॉर्मल्डिहाइड से, अब मुझे फॉर्मल्डिहाइड से CH2O मिल गया, वाटर का H जो आता है वो मिल गया। फाइनली अब R जो इसके पीछे आके जुड़ता है, R की जगह आपको ये वाली चेन ले लेनी है। तो आप लोग करोगे ये कि जो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हो वो एग्जैक्टली होगा RMgX जो आप ले रहे हो, वहां पे R की जगह ये चेन आएगी, दैट इज CH3MgX। और इसका रिएक्शन आप करोगे, काहे के साथ करोगे इसका रिएक्शन आप करोगे HCHO के साथ, दैट इज CH2O। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अकेला कभी नहीं जाता, जहां भी जाएगा वहां पर वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होगा, HOH। तो क्या रिएक्शन होगा? ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है फॉर्मल्डिहाइड, एज इट इज लिखूंगा मैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन की चेन निकालना है, दैट इज CH3। और वाटर का आपको क्या निकालना है? वाटर का अकेला H निकालना है, तो वो अकेला H आ गया। अब आप देख लो क्या यही कंपाउंड है? बिल्कुल यही कंपाउंड है। पता कैसे चला कि हमें R की जगह क्या लेना था? तो बड़ी सिंपल सी बात है, OH से अटैच सिंगल कार्बन छोड़ दो, उसके बाद पीछे जितनी भी चेन बच रही है वो तुम्हें ग्रिग्नार्ड में R की जगह रखनी है। इट इज वेरी सिंपल। OH से जुड़े हुए सिंगल कार्बन को छोड़ दो, बाकी पीछे जो भी चेन बन रही है बच रही है वो R की जगह रख दो, आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोगों से क्वेश्चन बना? अगर कोई क्वेरी आए तो बिल्कुल आप कमेंट करना, फिलहाल आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्जेंस करना है यार, बड़ा सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कन्वर्जन है कि बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ठीक है। सेकंड है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1-ऑल बनाना है, ठीक, ये भी बना लेते हैं। प्रोपीन से
पेन टू ऑल। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको प्रॉपर सॉल्व करके बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन नंबर 2 को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला यहां पर दिया हुआ है बेंजाइल क्लोराइड। देखो यार बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, अगर हमारे पास बेंजीन है, यहां पर CH2Cl है, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। कई जगह बेंजाइलिक क्लोराइड भी लिखा जाता है, तो ठीक है, एक ही बात है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे Cl को हटाना है और Cl की जगह OH लाना है, तो जब भी हैलोजन को हटाकर OH लाना हो ना, तो तुम हमेशा याद रखना तुम्हारा साथ देगा KOH। और कौन सा KOH लेते हैं हम लोग? एक्वस KOH, क्योंकि एक्वस KOH का रूल है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये OH जो है वो सीधे निकलेगा, दौड़ता हुआ जाएगा और क्लोरीन को अपनी जगह से हटाकर क्लोरीन की जगह जुड़ जाएगा। मतलब यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा बेंजीन CH2 और इस Cl की जगह आ गया OH। फाइनली मेरे पास बच रहा है इधर का K और इधर का Cl, तो ये निकल गया KCl एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल देखो यार मैं अलग से डिस्कस करूंगा कि बेंजल, बेंजो, बेंजाइल कब यूज करे जाते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग देख लो। इसके बाद सेकंड दिया हुआ है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सुना हुआ लग रहा है कुछ? इथाइल एल्काइल ग्रुप है, उसके साथ मैग्नीशियम और हेलोजन है, मतलब ये ग्रिग्नार्ड है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से मुझे प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। मतलब ये आप देख सकते हो दिस कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन बिकॉज दिस CH2 इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ ओनली 1 कार्बन। ये CH2 डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, पीछे कितनी बड़ी चेन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोपेन 1 ऑल है और ये है प्राइमरी अल्कोहल। हम लोग एक बात जानते हैं कि जहां भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करा जाएगा वहां पर हम लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो लेना ही है, साथ में वाटर भी लेते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब भी प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो एक बात साफ है, तुम्हें लेना होगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO मीथेनॉल। इसे CH2O करके भी लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब होना वही है कि ये जो CH2 C2H5 दिख रहा है आप लोगों को, ये C2H5 सीधे आकर इस CH2 के कार्बन से अटैच होगा, तो बन जाएगा C2H5CH2, C2H5CH2 बन गया। वाटर का हाइड्रोजन सीधे निकल के ऑक्सीजन से जाकर जुड़ेगा, तो हो जाएगा OH, ये आ गया OH। तो बेसिकली ये जो चीज आपको दिख रही है ना CH3CH2, इसको हम C2H5 मान लें। इस CH2 से C2H5 पीछे से जुड़ा और ऑक्सीजन से ये वाला हाइड्रोजन आगे से जुड़ा और आप देख सकते हो बन गया प्रोपेन 1 ऑल। तो यार अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखना, जब भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा हर बार ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से। और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पॉइंट जो है वो आप सब ने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में लास्ट वीडियो में सीखा था, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल। तो प्रोपीन क्या होता है? प्रोपीन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये है मेरे पास एल्कीन, और एल्कीन से जब भी अल्कोहल बनाना है तो हमेशा हाइड्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। वाटर में हाइड्रोजन पे H पे प्लस और OH पे माइनस। मैर्कोनिकॉफ रूल लगेगा, नेगेटिव पार्ट मतलब OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन कम है, तो कम हाइड्रोजन वाला तो ये है CH, दिस हाइड्रोजन कंबाइन विद दिस CH2, तो यहां पर बन जाना है, क्या बनेगा? CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, और आप देख सकते हो दिस कंपाउंड इज नोन एज प्रोपेन 2 ऑल। यार अगर वीडियो में नाम लास्ट का प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो आप याद रखना दिस कंपाउंड इज नोन एज प्रोपेन 2 ऑल।
इस तरह से आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल बनने पर यह क्वेश्चन बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बहुत काम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हमारे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी शीट में है वो आप देख सकते हो। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन 1-ऑल इज मोर देन डाइथाइल ईथर। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन 1-ऑल इज मोर देन डाइथाइल ईथर। तो यहां पर आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल पे क्वेश्चन देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन 1-ऑल इज मोर देन ब्यूटेन। और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। चलिए, तो मैंने एक साथ ही लिख दिया क्वेश्चन क्योंकि मुझे पता है इनको ये हम साइमल्टेनियसली बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे और इनको समझ लेंगे। देखो, ब्यूटेन 1-ऑल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर के कंपैरिजन ज्यादा है और सेकंड में दिया है कि प्रोपेन 1-ऑल मतलब अगेन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से ज्यादा है। तो यार बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल लॉजिक है। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। ऑन दी अदर हैंड ईथर को अगर हम देखें तो ईथर होता है ROR या R'। किसी भी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल जो है वो ईथर के कंपैरिजन होता है मोर पोलर। अल्कोहल में पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड ज्यादा होती है, ईथर में अगर हम लोग देखें तो ईथर होता है लेस पोलर। ईथर में कॉर्नर में हाइड्रोजन फ्री नहीं है, लेकिन अल्कोहल में फ्री हाइड्रोजन है OH का, जिसकी वजह से अल्कोहल बनाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वहीं ईथर में अगर हम देखें तो यहां पर एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही हाल किसी भी अल्केन का भी होता है। अगर आप अल्केन को देखो तो किसी भी अल्केन या हाइड्रोकार्बन में अगर आप देखते हो तो अल्केन या हाइड्रोकार्बन की पोलैरिटी तो बिल्कुल निल होती है और वहीं ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि ये कनेक्ट होते हैं वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप इतने समझदार हो यार, आप तो देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो कि ऑब्वियस सी बात है अल्कोहल आर मोर पोलर कंपाउंड। ज्यादा पोलैरिटी होने की वजह से अल्कोहल के मॉलिक्यूल, चाहे वो ब्यूटेन 1-ऑल हो चाहे वो प्रोपेन 1-ऑल हो, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं ईथर से कंपैरिजन करता हूं या किसी नॉर्मल एल्केन या अदर हाइड्रोकार्बन से कंपैरिजन करता हूं तो इनके कंपैरिजन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट में कंपेयर करूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल या ईथर या हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यही चीजें हम प्रॉपर वर्ड्स में लिख देंगे कि अल्कोहल आर मोर पोलर कंपाउंड देन ईथर या हाइड्रोकार्बन, जिससे भी कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आप ईथर से कंपैरिजन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 में हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप सिंपल लिखोगे अल्कोहल आर मोर पोलर देन ईथर और हाइड्रोकार्बन दैट इज ब्यूटेन। In between molecules of alcohol, intermolecular hydrogen bonding is present, while it is absence in ether or weak van der Waals force of attraction is present in alkane. Therefore, boiling point of alcohol is more than these compound. अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना आप लोग
एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। जैसे मीथेनॉल से ज्यादा होगा इथेनॉल का, इथेनॉल से ज्यादा प्रोपेनॉल का, तो कार्बन चेन बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन। आप कार्बन चेन की अगर ब्रांचिंग करते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। इसका सीधा लॉजिक है यार कि जितनी ब्रांचिंग करोगे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से ऑन ब्रांचिंग सरफेस एरिया ऑफ अ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, ड्यू टू विच इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो बड़ा सीधा सा लॉजिक है, याद रखना आप लोग। ब्रांचिंग करने से, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया ब्रांचिंग करोगे कार्बन चेन की, सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होने से ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस होता जाएगा। तो ये लॉजिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना कम सरफेस एरिया उतना कम अट्रैक्शन, चाहे वो कोई भी अट्रैक्शन हो, चाहे वो वेंडर वॉल हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, कम सरफेस एरिया होगा, कम अट्रैक्शन, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस पैटर्न पे मैं आपको बता रहा हूं, ये पैटर्न आपके लिए किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल इसे प्रॉपर नोट करो और इसको प्रॉपर थ्योरी अरेंज कर लो। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट नंबर 3 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 4 समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर कुछ क्वेरी आती है तो आप बेझिझक हम लोगों से डिस्कस कर सकते हो, अपना कमेंट कर सकते हो, दिए गए मेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्ट होते रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।